टू शिखास ब्लॉग। सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं डाला एज प्रॉमिस किया था मैंने कि पॉलिटी का ब्लॉग डालूँगी। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो गई थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। बट अभी पॉलिटी का जो हम स्टार्टिंग का जो है वो शुरू करते हैं। इसमें आप पॉलिटी के बारे में सब कुछ जानता होगा, पॉलिटिकल साइंस, उसके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारा पहला टॉपिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, अनरिटन है, हमने कहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, क्या है, इसमें है ना हम लोग सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बनना कहाँ से शुरू हुआ है। तो क्या है कि 1934 जब एम.एन. रॉय थे, 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, नीड है। तो उन्होंने एक अपना है ना डिमांड लोगों के सामने रखा कि मतलब आप लोग बताइए क्या है, पर हमें एक देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, विचार किया जाएगा इस पर। फिर 1935 पे जो INC है, INC जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है, फिर उन्होंने भी यही डिमांड किया कि हाँ सही में हम लोग एक देश को चलाने के लिए एक प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए कि हाँ उनका अधिकार क्या है क्या नहीं है, और इस तरह से एक संविधान होना चाहिए देश को चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा देश के लिए संविधान होना, नॉट ए देश को चलाने के लिए बट देश के लिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1938 में ना जवाहरलाल नेहरू जो INC के बिहाफ से वो भी यही प्रपोजल देते हैं कि हाँ ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उसको फ्रेमवर्क किया जाए और हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उन्होंने भी ये कहा, बट क्या है, और उन्होंने ये कहा कि बाहर का कोई भी है ना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने ना एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट क्या हुआ कि इन 1940 में उन्होंने अगस्त ऑफर भेजा, और अगस्त ऑफर भेज के उन्होंने हम लोग का जो डोमिनेंट स्टेटस था उसको उन्होंने हम लोग का रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर 1942 आता है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब क्रिप्स मिशन के बारे में तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो वो इंडिया आता है, फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल को बनाते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बोल के कि हम आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन देंगे जो कि वर्ल्ड वॉर आप सेकंड हम लोग के बिहाफ पे लड़ लो, फिर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे और आपको है ना डोमिनेंट स्टेटस भी दे देंगे करके। मतलब एक होता नहीं है कि हाँ लालच देना, हम लोग को लालच दे रहे थे कि आप लोग हमारे लिए ये कर लो, उसके बाद मतलब उसके बदले हम ये करेंगे। बट उनका ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहा, मतलब भला करने का हम लोग का। तो कि वो हम लोग इतने सीधे तो थे ही नहीं, अगर इतने सीधे रहते तो इतना राज नहीं करते और इतना इंडिया को है ना खराब नहीं करते जो आज भी हम लोग कर रहे हैं। पहले के ज़माने में इंडिया को, जैसे हम अपने एंशियंट में भी सुनते आ रहे हैं, बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया रही है, यहाँ पे बहुत कुछ रहा है जो कि वो लूट के ले चुके हैं, और उसकी जो भरपाई है वो अभी तक एट दिस टाइम पे भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो वही बात। हाँ, तो क्या होता है कि कैबिनेट प्लान वाज सेंट टू इंडिया दैट टाइम and in 1940 which was finally accepted by the Muslim League and INC, Indian National Congress। और यहाँ पे 3 मेंबर्स होते हैं। इट हैड 3 मेंबर्स, पैथिक, लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको कि 1940 में जब मार्च में ये क्रिप्स मिशन आया था तो उसमें इसके मेंबर कौन थे। कभी कभार है ना ऑप्शन में इन तीनों का नाम दे देगा, फिर कर देगा नन ऑफ दिस, उसके बाद किसी एक का नाम दे देगा। तो इसमें ना बहुत केयरफुल रहिएगा। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ कि जब कैबिनेट मिशन आया 1940 में तो वो दोनों तरफ से एक्सेप्टेड हुआ। तो 1940 में मार्च में जब आया तो उसमें 3 मेंबर थे। तो एक का नाम है पैथिक, लॉरेंस, और इसके बाद सेकंड का नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स को तो आप लोग सब जानते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। और थर्ड था A.V. अलेक्जेंडर। तो ये 24 मार्च 1946 में आए और इन्होंने जो अपना प्लान था वो 6 मार्च 1946 में इन्होंने एग्जीक्यूट किया। और उस टाइम पे जो इंडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इंडिया का, वो 389 लोग थे, जिसमें से 296
ब्रिटिश प्रोविंस थे। हाँ, 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 93 जो थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट के थे। सॉरी। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 एंड रिकमेंडेड फॉर कैबिनेट प्लान। और इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फीचर्स ऑफ दिस स्कीम वॉज कि टोटल स्ट्रेंथ पे थे 389, जिसमें से आउट ऑफ दिस 296 स्टेट्स वर टू बी एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 93 टू जो स्टेटली प्रिंसली स्टेट को किया गया था। ईच प्रोविंस एंड प्रोविंसेस and princely state were to be located seat in proportion of their population. Roughly one seat was allocated to 1 million people, यानी एक सीट जो थी वो 1 मिलियन पीपल को लोकेट की गई थी। सीट allocated to British provinces were to be divided among the 3 principals। हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा वो पानी पीने चली गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक सीट है वो 1 मिलियन पीपल को एलोकेटेड की गई थी। और यहाँ पे जो सीट एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 ब्रिटिश कमेटी। 3 ब्रिटिश कमेटी थी, एक थी मुस्लिम, सिख और जनरल। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड देयर हेड, जहाँ पे उनको अपने हेड को नॉमिनेट करना था। अब इलेक्शंस की बात पे आते हैं। The election of 296 seats held in July-August 1946 and the INC which is Indian National Congress। तो यहाँ पे हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो जब इलेक्शन हुआ तो जो INC है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 208 सीट से जीत गई थी। तो इसमें मुस्लिम लीग जो थी वो उसको मतलब 215 में से कम 73 मिला था। और इंडिपेंडेंट जो थे, इंडिपेंडेंट उन लोगों को 15 वोट मिला था। तो फिर जो प्रिंसली स्टेट थे वो मतलब इस जो इलेक्शन हुआ उससे दूर ही थे वो लोग। और अब बात करते हैं वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब यहाँ पे काम कैसे शुरू होता है। तो इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 9 दिसंबर 1946। इसका जो फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। मुस्लिम लीग बॉयकॉट द असेंबली, और मुस्लिम जो लीग थी उन्होंने इस असेंबली का पार्ट बनना उन्होंने चाहा ही नहीं, उन्होंने बॉयकॉट ही कर दिया कि हम लोग को बनना ही नहीं है। और उसके बाद फिर एक्सिस्टेंस ऑन सेपरेट स्टेट, और वो उन्होंने बार बार इस पे जोर लगा रखा था कि हमें अपना दूसरा नेशन चाहिए, मतलब पाकिस्तान सेपरेट होना है, हमें और सेपरेट होना है पाकिस्तान के लिए। मुस्लिम लीग ने ये हमेशा वो कर दिया कि नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। और ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क के लिए या फिर असेंबली के लिए जो वो था, तो उसमें 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था। मुस्लिम लीग ने तो उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर में से थे, वॉज इलेक्टेड एज टेम्पोररी प्रेसिडेंट। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राजेंद्र प्रसाद जी थे और मेकिंग ऑफ लॉ जीवी मालवंकर। और अब हम थोड़ी सी फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इट रेक्टिफाई द इंडियस मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। It adopted the national flag July 22, 1947. Adopted national anthem, national song on 24 January 1950. Elected Rajendra Prasad as the first president of India. And the total constitution was prepared in 2 years, 11 months and 18 days. हमारा जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। The Assembly at 11 सेशन, मतलब 11 सेशन कंडक्ट करने पड़े थे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज का ऑलमोस्ट उन्होंने स्टडी किया था उसमें, और मिक्स करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड इफ वी टॉक अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर,
then expenditure of making this constitution was around 64 lakh that time. It held its last session on 24th January 1950, but it was not abolished and it continued to work and provincial parliament till the new parliament was formed after first general election 1952 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उनके मतलब उस टाइम से काम शुरू हुआ। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मैं थोड़ा खांस रही हूँ, थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। अब हम इसकी जो फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे कि what are the features of our constitution and how it works। तो यहाँ पे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर, डाइवर्सिटी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंटर और स्टेट के लिए रेगुलेट होता है। और ये अभी 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल, और अभी हो गए हैं 450 आर्टिकल्स रिवाइज करके, 450 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और स्पेशल प्रोविज़न जो है सर्टेन स्टेट के लिए दिए गए जैसे कर्नाटका, नागालैंड जैसे स्टेट्स के लिए, और ये फ्लेक्सिबल भी है और रिज्ड भी है। जैसे रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए में और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन में, जो कि वो भी रिटर्न ही है। तो यहाँ पे मेजोरिटीज़ की भी बात करेंगे जो कि आर्टिकल 23 में करता है, जो कि हम आखिरी में बात करेंगे कि कौन से पार्टी को कितनी मेजोरिटीज़ चाहिए होती हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, क्या है क्या नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है सिंपल होता है, उसके ज्वाइंट सेशन उसमें अलाउड नहीं होता है, और ऑर्डिनरी बिल होता है इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए और ज्वाइंट सेशन कभी भी बुला सकते हैं ऑर्डिनरी बिल में। और जो पार्लियामेंट्री है ब्रिटेन में प्रेसिडेंट जो काम होता है प्रेसिडेंट लेवल पे होता है, और हमारे इंडिया में पार्लियामेंटल पे है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है हमारी कंट्री में। इंट्रीगेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। यूएस का फेडरल कोर्ट है फॉर स्टेट एंड सेंट्रल, और इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा। अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, सैलरी है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, और देयर इज नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये है इंडिपेंडेंट है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो। 3 टायर गवर्नमेंट है, 73rd 1992 में हुआ था, तो 3 टायर्ड एग्रीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट आया था, सॉरी नॉट एग्रीमेंट गवर्नमेंट, एंड 74 में भी मतलब ये हुआ है सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडीज़ का। अब तो जानते ही होंगे, ये 11th और 12th शेड्यूल की बात कर रही हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया became a 3-tier government entity after the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, सिविल सर्विस है, और इलेक्शन कमीशन है, इंटर स्टेट काउंसिल है, और यहाँ पे जो कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, CAG है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है, तो उसके हिसाब से अंडर उसके काम करता है। और यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो कि आर्टिकल 326 में है। 18+ ईयर से ज़्यादा लोग को 18 होते ही वोट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप है, सेकुलर स्टेट है, स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। सॉरी थोड़ा मेरी ना तबीयत ख़राब है तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। फिर हम DPSP के बारे में बात करते हैं जो पार्ट 4 में है, 36 to 51, जो कि हमने आयरलैंड से ली है, और ये नॉन जस्टिएबल है। और फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में है, 12 to 35, जो कि जस्टिएबल राइट्स है। ये उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आई है, जो कि USSR से हम लोगों ने ली है
पार्ट 4th ए में है, ओनली फॉर द सिटीजन, हमारे इंडिया सिटीजन्स के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फेडरल एंड यूनिटरी है, तो फेडरल यूनिटरी के बारे में सभी जानते होंगे कि फेडरल पावर क्या होता है और यूनिटरी पावर क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँगी। अब हम कुछ कोटेशन पे आ जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द सर्कमस्टांसेस। जैसे सर्कमस्टांसेस आ जाएगा उस हिसाब से जो हमारा देश का जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी भी हो जाएगा और फेडरल भी हो जाएगा। ये B.R. अम्बेडकर ने कहा। हमेशा याद रखिए कभी कोर्ट भी आ जाते हैं कि किसने क्या कहा है। और K.C. Weir ने कहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन established a system of governance which is at most quasi-federal, almost revolutionary in character, a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with unitary feature. As per Supreme Court S.R. Bommai case, federalism is a part of basic structure of the Constitution. S.R. जो बोमाई है उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है, ये हमेशा याद रखिए। इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस था उसमें वेस्ट बंगाल का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसमें कहा है इन्होंने। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्री आप लोग समझते होंगे कि दो जो सिस्टम है काम करने का तरीका होता है, जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री है, ब्रिटिश में प्रेसिडेंशियल है, तो ये उस तरह का है। अब हम लोग 17 लोकसभा अभी तक कंडक्ट हो चुका है, 18वां अब शुरू हो चुका है। 18वां जून में शुरू हुआ है आफ्टर इलेक्शन। तो ये आप याद रखिएगा 2024 में 18वां लोकसभा चुनाव के बाद से लोकसभा वो कंडक्ट हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जेएल नेहरू जी ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 में, जो कि पास हुआ 22 जनवरी 1947। तो इसके बारे में भी हमने बात किया। प्रियम्बल के बारे में आप लोग सब जानते हैं। प्रियम्बल में जो है उसका हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि सॉवरेन, लिबर्टी, इक्वालिटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कब ऐड हुआ है, क्या है, कैसे करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए। नेचर ऑफ प्रियम्बल कैसा होता है, नॉन जस्टिकेबल, कैनॉट गो कोर्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये, और ये अमेंडमेंट किया जा सकता है इसमें। सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत खांसी हो गई है ना, तो इस वजह से बार बार इंटरप्ट कर रहा है, या तो फिर मैं खांसी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाती है तभी मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि बार इंटरप्ट हो रहा है इससे। तो हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 क्या है। तो आप लोग घटना चक्र है ना, मतलब करते रहेंगे, घटना चक्र आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आर्टिकल 1 से 1 to 4 जो है उसमें क्या हम देखते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, एंड हमारे यहाँ पे कितने यूनियन है, 28 स्टेट्स हैं। टेरिटरी स्टेट प्लस यूटीएस एंड एनी टेरिटरी जो कि एक्वायर्ड किया है हम लोगों ने। आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये बताता है। इसमें क्या है कि हमारे जितने यूनियन है और इस टेरिटरी उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे कि उसका नाम कि फर्स्ट शेड्यूल में जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट एक्सप्लेन द वर्ड यूनियन इन प्लेस ऑफ फेडरेशन अमंग द इंडियन फेडरेशन वाज आर्टिकल 1 और 2 है ना, मैं